गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की माँ महारत्न क्लास ये और महासंग्राम बैच है ये। आज हम अध्याय 9 शुरू करेंगे और ये जो आपकी क्लास रहेगी इससे लगभग आपके नंबर कितने पक्के होंगे बच्चों, क्या आप जान सकते हैं कितने नंबर पक्के इससे होंगे? ये व्याख्या है और इससे आपके 6 नंबर पक्के होंगे बच्चों। तो एक व्याख्या गद्य से आएगी, एक व्याख्या पद से आएगी। तो गद्य की व्याख्या को आज हम समाप्त करते हैं। जो व्याख्या है गद्यांश जो दिया जाएगा इसमें पूछ लिया जाएगा, कुछ आपको गद्यांश दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा इसका संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कीजिए, इसके लेखक कौन है, इसमें क्या बताया गया है, इसको अपने शब्दों में लिखिए, सप्रसंग इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग में बच्चों हमें बताना होता है, संदर्भ में यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के ममता नामक चैप्टर से या भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से क्या लिखूं नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या रामधारी सिंह दिनकर है या जयशंकर प्रसाद है, ये आपको बताना इसमें होगा। और ये व्याख्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो व्याख्या प्रीवियस ईयर में आई हुई है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आती है, उन व्याख्या को इस क्लास में लिया गया है और पूरी तरीके से व्याख्या को समझाया जाएगा ताकि आपके इस क्लास में ही याद हो जाए। और अगर आपके याद होगी तो आपका एग्जाम 18 फरवरी से होना सुनिश्चित है। वहाँ पर पहला एग्जाम आपका हिंदी का होगा, तो हिंदी आपकी इस तरीके की हो जाएगी, आपके 70 में से लगभग पूरे 70 नंबर आएंगे। कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक यहाँ पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी की सभी हम टॉपिक बिल्कुल आपको तैयार कराने वाले हैं। हमारे तैयार तो हैं ही, हम आपके तैयार कराएंगे। वो कला टीचर के अंदर होनी चाहिए जिससे बच्चों को वह याद हो जाए और व्यवहार में ही याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं बच्चों। तो ये चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और यहाँ पर ये जो क्लास रहने वाली है आइए देखते हैं। आज टॉपिक रहेगा गद्यांश और गद्यांश की संदर्भ सहित प्रसंग सहित हमको व्याख्या करनी है। संदर्भ क्या होता है बच्चे? संदर्भ होता है यह गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। प्रसंग क्या होता है बच्चे? इस गद्यांश में क्या बताया गया है और व्याख्या में इसका भावार्थ या इसका अर्थ लिखा जाता है बच्चों। ये जो पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई है, ये गद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है तो वह आपको बताएंगे और बिल्कुल इस क्लास में आपको तैयार कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि सभी बच्चों का भला हो जाए। ठीक है, तो यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे, यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऐसा आपको सोचना नहीं है कि मैं ही पढ़ूंगा, आपको सारे में ये शेयर करनी है वीडियो ताकि सभी लोग इसको पढ़े। ठीक है, तो यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है एक गद्यांश, क्या दिया हुआ है और इसमें गद्यांश दिया हुआ विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश दिया हुआ है, जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या कहा जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और यह किस लेखक से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा बेटे? संदर्भ इसका लिखना होगा। तो आपको ये पढ़ना है और देखना है ये किस चैप्टर से लिया गया। आपके गद्य संकलन में 7 चैप्टर बच्चों दिए हुए हैं, जैसे ममता, मित्रता, संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति दिया हुआ है, क्या लिखूं ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इसे पढ़ते ही आपको ये पता लगेगा कि ये मित्रता चैप्टर से दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है? यह मित्रता चैप्टर से दिया हुआ है। आपके गद्य संकलन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें पहला ही चैप्टर है। कौन सा चैप्टर पहला है? उसमें पहला चैप्टर है मित्रता, जो लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा
लिखा गया मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ क्या लिखते हैं बेटे, संदर्भ, क्योंकि संदर्भ पूछा गया है। तो लिखेंगे यह गद्यांश, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मित्रता, ऐसा डैश लगाएंगे बेटे, अलग पेन का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। मित्रता, अगर आप नीले पेन से लिख रहे हैं तो मित्रता को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, अंडरलाइन भी आप इसके नीचे कर सकते हैं। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक, फिर आप पेन चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आप बंद कर देंगे और ये इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे बेटे, इसको भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को ये अलग से ही दिखाई दे और आपका राइट यहाँ पर हो जाए, पूरे आपको नंबर मिले व्याख्या पर। तो लिया गया है। फिर यहाँ पर हम आप प्रसंग लिख सकते हैं। प्रसंग यहाँ पर पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या होगा बेटे, तो यहाँ पर क्या है, इस गद्यांश में सच्चे मित्र के गुणों व उपयोग को बताया गया है। उपयोग, भाई सच्चा मित्र हमारे जीवन में कैसे उपयोगी होता है, उपयोग को बताया गया है। भाई क्या गुण मित्र में होने चाहिए और वह हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है। तो इसमें कहा गया है बच्चों, जो सच्चा मित्र है हमारे लिए दवा के समान होता है, औषधि के समान होता है। जिस प्रकार औषधि हमारी बीमारियों को ठीक करती है, हमें स्वस्थ करती है, इसी प्रकार सच्चा मित्र भी हमारे जीवन को बचाता है, हमें गलत काम से रोकता है, उन्नति की राह पर ले जाता है। ठीक है, तो सच्चे मित्र के उपयोग और यहाँ पर गुण बताए गए हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या लिखी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। तो विश्वास पात्र मित्र तो बेटे दवा के समान होता है, लेकिन जहर के समान होता है विश्वासघाती मित्र। ये भी आप देख सकते हैं, जो विश्वासघाती मित्र होता है वह जहर के समान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मित्र हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सच्चे मित्र के गुण बताए गए हैं। विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाए और हमारे विचार व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करे। यानी कि दोस्तों से हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे दोस्त अच्छे होने चाहिए, जो हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। लेकिन बच्चों हमें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा, हमें भी अपने मित्रों की सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा हम बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। अगर हम सच्चे मित्र होंगे तो हमें भी सच्चे मित्र मिलेंगे, अगर हम किसी के साथ धोखा करेंगे तो हम भी धोखे के शिकार होंगे। तो यहाँ पर एक मित्र के गुण बताए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छा चैप्टर ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये एज आपकी ऐसी है, 10वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं, लगभग 14-15 साल की एज आपकी होगी। इसमें दोस्ताना आपका बहुत मजबूत होता है। आप माता पिता की बात कम मानते हैं, गुरुजनों की बात और दोस्तों की बात ज्यादा आप मानते हैं, टोली बना करके रहते हैं। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहे। हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करे।
यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाते हैं। यदि हम निराश व हताश हो जाएं, तो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तात्पर्य यह है कि हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहते हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार वैद्य नब्ज देखकर हमारे रोगों का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र भी हमारे अवगुणों को देखकर उनको गुण में बदल देता है और हमको परिवर्तित करता है, गलत राह से रोकता है। लेकिन ऐसे मित्र बच्चों आज बहुत कम है। ठीक है, तो अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी समस्याओं से मुक्त कर देती है, बचा देती है, कोमलता से समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ठीक उसी प्रकार से मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, यानी कि एक सच्चे मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए। लेकिन बच्चे, ये व्हाट्सएप की दुनिया है, इसमें सच्चा मित्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सच्चे मित्र की यहाँ पर बताई गई है। तो सच्चा मित्र भाई वास्तव में ही बहुत हेल्पफुल होता है हमारी लाइफ में, और हम भी किसी के लिए हेल्पफुल हो, ऐसे हमको मित्र बनना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए। भाई क्या उम्मीद करनी चाहिए? वह हमारे बुराइयों को देख करके उसको अच्छाइयों में बदल दे, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, बुरी लत से बचा करके अच्छी लत की ओर हमें अग्रसर करे, यह हमें उससे उम्मीद करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है? तो सच्चा मित्र किसे कहा गया है बेटे? जो मित्र वैद्य के समान हो, यानी कि हमारी जिस प्रकार वैद्य हमारी नब्ज देख करके बता देता है बुखार है या क्या है, वो दवाइयाँ देता है, हम ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार सच्चे मित्र को भी हमें देखना चाहिए। अगर हम गलत राह पर हैं तो हमको बताना चाहिए और हमको सही राह दिखानी चाहिए। ये सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है बेटे। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषधि से की है। जिस प्रकार औषधि विपत्ति में और बीमारी में हमारे जो है रोगों को ठीक कर देती है, हमारे जीवन को खुशमय बना देती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र की अपेक्षा हमने लेखक ने औषधि से की है। तो यहाँ पर क्या है, औषधि से हमने की है। लेखक अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताता है? लेखक के अनुसार अच्छे मित्र कर्तव्य है कि हम अपने मित्र की विपत्ति में रक्षा करें, उत्तम संकल्प में दृढ़ता प्रदान करें, मित्र को दोष और त्रुटियों से बचाए, सत्य और मर्यादा पर अटल रहे और कुमार्ग पर चलने की बजाय अच्छे मार्ग पर हम चले। तो बेटे आजकल क्या होता है, जैसे हम किसी मरीज को हॉस्पिटल में देखने के लिए गए, मरीज कुछ सीरियस कंडीशन में है, और अगर मरीज को हम बोल दें कि यह तो 4 दिन में परलोक सिधार जाएगा, 4 दिन की बजाय वह 2 दिन में ही परलोक सिधार जाएगा, और अगर हम उसका धैर्य बढ़ाएं और कहें अरे ये तो मामूली सी बात है, आप ठीक हो जाओगे 2 दिन में, तो वह उसी रात में ठीक हो जाएगा। तो इन बातों का बच्चे फर्क पड़ता है। तो हमको धैर्य से काम लेना चाहिए, साहस अपने मित्र का बढ़ाना चाहिए, जितनी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। ये बोल रहे हैं मित्रता भाई किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि समान गुणों वाले में मित्रता होगी। हमारी मित्रता हमारे सहपाठियों के साथ ही है, ऐसी बात नहीं है। आपकी मित्रता टीचर से भी हो सकती है, अपने अंकल से भी हो सकती है, गार्जियन से भी हो सकती है, मम्मी पापा से भी हो सकती है। सच्चा मित्र कौन होता है? जो हमारे जीवन को बिल्कुल खुशहाल बना देता है, सही मार्ग पर हमें चलाता है और हमको बिल्कुल हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देता है। ठीक है, उसको हम सच्चा मित्र कहते हैं। वह हमारे जीवन का अवलोकन करता है। जब वह दाखिल होता है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन प्रभावित होता है। अगर हमारा मित्र धोखेबाज होगा तो हम गलत राह पर जरूर चलेंगे, हमको लॉस होगा। लेकिन हमारा मित्र अगर सही होगा, सच्चा होगा, तो हमारा विकास होगा। ठीक है, ये सच्चे मित्र के गुण होते हैं। तो यहाँ पर ये मित्रता की इन्होंने बात बताई गई है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो क्या लिखेंगे बेटे इसमें?
यह है गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्या बता सकते हैं बेटे आप, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था ये बच्चों आप बताइए। तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ग्राम कहाँ हुआ था बेटे? ग्राम अगोना। ये तो बेटे याद ही करना पड़ेगा। अगोना, जिला बस्ती, बस्ती उत्तर प्रदेश में बेटे जन्म हुआ था। तो ये तो बेटे याद ही करना पड़ेगा क्योंकि जीवनी आती है ये याद करने के लिए, तो ये याद ही करना पड़ेगा। मृत्यु कब होती है बेटे? मृत्यु के बारे में बता सकते हैं। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी बच्चे मृत्यु हो जाती है। तो ये जब हम जीवनी लिखेंगे, जीवनी 5 नंबर की आती है, तो वहां पर हमारी ये मदद करेगा जीवनी लिखने में। किसका जीवन परिचय? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे और याद आपके हो जाएगा ये, तो जीवनी लिखने में ये सहायक होगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहेंगे तो एक क्वेश्चन की जगह आपको 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। जब आपका पेपर हाथ में होगा तो आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ पर ना हुआ हो और आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जब यहाँ पर रोजाना प्रैक्टिस होगी तो आप सीख जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, कब जन्म हुआ है? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। और मृत्यु कब होती है बेटे? मृत्यु होती है कब बताइए, क्या बता सकते हैं? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में मृत्यु होती है। ग्राम कौन सा था बेटे? ग्राम बता सकते हैं? ग्राम अगोना, जिला बस्ती, बस्ती उत्तर प्रदेश। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बेटे रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। और ये जो मित्रता चैप्टर है ये क्या है बेटे? मित्रता चैप्टर, मित्रता चैप्टर जो है ये क्या है? उपन्यास है ये क्या उपन्यास है? तो बच्चों गुड मॉर्निंग, बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आइए हमारे साथ बनिए। क्या मित्रता नामक चैप्टर उपन्यास है या कहानी है? कहानी है या निबंध है? कौन बच्चा बता सकता है? कमेंट में बताइए। निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या नाटक है? ये क्या है? तो जो मित्रता चैप्टर है जो लिखा हुआ किसने है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। आपकी हिंदी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, आपके 70 नंबर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता इस बात से। तो मित्रता रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो ये बेटे मित्रता क्या है? निबंध ये लिखा हुआ है। तो ये एक निबंध वाली विद्या है, निबंध है ये। ठीक है, ममता जयशंकर प्रसाद ने लिखा ममता। और ममता क्या है? निबंध है, कहानी है, क्या है? तो ममता किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी ने ममता लिखा है। और जो क्या है? एक कहानी बेटा है ये कहानी। तो कहानी एक विधवा की कहानी है ये, विधवा, हिंदू विधवा है एक। तो विधवा का बेटे उस टाइम जीवन बहुत कठिन होता था और उसके पति के मरने के बाद उसको चिता में भी डाल दिया जाता था। ठीक है, तो विधवा, हिंदू विधवा की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, ममता चैप्टर में दिखाई गई है। किसने? जो छायावाद के जनक माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। मात्र 48 वर्ष का इनका जीवन रहा है बेटे। देवी प्रसाद साहू इनके क्या रहे हैं? पिता रहे हैं। देवी प्रसाद साहू इनके पिता रहे हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम कोई बता सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम बता सकता है कोई? देवी प्रसाद चंद्रबली शुक्ल, बिल्कुल सही बताया है। चंद्रबली शुक्ल, चंद्रबली शुक्ल यहाँ पर बताया है। तो ये सही जवाब है, ये बताया हुआ है चंद्रबली शुक्ल।
और देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद प्रसाद साहू। भाई ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको जीवनी में लिखने होंगे। जीवनी आपकी कितना नंबर की आएगी? 5-5 नंबर की जीवनी आएगी। तो व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश के अनुसार लेखक यह बताना चाहता है कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक साथ कार्य करते हो या समान रुचि के भिन्न भिन्न हो या परिवर्तित स्वभाव वाले व्यक्ति आपस में मित्र हो सकते हैं। तो देखिए बेटे, मित्रता चैप्टर से जो भी आपको गद्यांश आएगा वहां पर आपको एक अच्छे मित्र के गुण बताने हैं, उसकी उपयोगिता बतानी है, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होगी। तो अगर आपको कह दिया जाए कि गाय का निबंध लिखिए, तो गाय का कलर ये होता है, गाय हमें दूध देती है, गाय के 2 सींग होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या करना होता है आपको, एक अच्छे मित्र के गुण आप तैयार कर ले। अच्छे मित्र की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है अपने शब्दों में आप तैयार कर ले। और यहाँ पर देख ले कि ये व्याख्या किस चैप्टर से आई हुई है। कहीं ना कहीं आपको मित्र या मित्रता लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप समझ लेना ये जो गद्यांश है ये मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यह मित्रता नामक चैप्टर एक निबंध है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें अच्छे मित्र के गुण बताए गए हैं। तो अपने शब्दों में आप अच्छे मित्र के गुण, हमारे जीवन में इसके उपयोग तैयार करके लिखे और उसकी ही व्याख्या आप लिख दे। आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि किताब की लैंग्वेज लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते। जो आपके मन मस्तिष्क में होता है उस पे ही आपको नंबर दिए जाते हैं। तो अपने शब्दों में एक अच्छे मित्र के गुण आप तैयार करें। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मित्रता आएगा या मित्र आएगा, मित्र के गुण बताए जाएंगे, तो व्याख्या पहले चैप्टर की आपको पूछ ली जाएगी। और पहला चैप्टर कौन सा आपका? मित्रता। जो लिखा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है मित्रता। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था? राम और लक्ष्मण के स्वभाव में यही अंतर था कि राम धैर्यशील और शांत प्रकृति के थे, परंतु लक्ष्मण उग्र और उद स्वभाव के थे। फिर भी दोनों में अत्यंत गहरा प्रेम था। भाई लक्ष्मण और राम दोनों भाई थे, लेकिन अच्छे मित्र भी ये माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पग पग पर साथ रहते हैं। जब लक्ष्मण को बाण लग जाता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम व्याकुल हो जाते हैं और भूमि पर गस खाकर, चक्कर खाकर भूमि पर गिर जाते हैं। तो बहुत बड़ा आघात उनको लगता है कि लक्ष्मण चला जाएगा, तो एक दोस्त चला जाएगा, एक मित्र चला जाएगा, तो बिल्कुल ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। तो गहरा आघात पड़ता है। तो लेकिन स्वभाव बताया गया, लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था। वे बहुत जल्दी निर्णय लेने में लेते थे, बहुत जल्दी निर्णय जल्दी दिखाते थे। लेकिन जो श्री राम थे वह धैर्यशील और शांत प्रकृति के थे। ठीक है, लेकिन दोनों एक अच्छे मित्र थे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि मित्र में परस्पर विचार, कार्य या रुचि मिलते हो, भले ही दो व्यक्तियों के स्वभाव अलग अलग हो। लेकिन मित्रता में यह सब नहीं देखा जाता। मित्रता विभिन्न विचारों के व्यक्तियों के बीच भी हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा है बच्चों, इसमें सही लिखा हुआ है। मित्रता ऐसा नहीं है कि पॉकेट मनी देख कर के हो। ऐसा नहीं है कि हम अमीर है तो हमारे दोस्त अमीर ही हो। हमारी दोस्ती गरीब के साथ भी हो सकती है, कम उम्र वाले के साथ भी हो सकती है, अधिक उम्र वाले के साथ भी हो सकती है, मेल के साथ भी हो सकती है, फीमेल के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी दोस्ती हो सकती है बच्चों। तो यहाँ पर बताया गया है कि बेमेल लोगों के साथ भी हमारी दोस्ती हो सकती है। राम का स्वभाव अलग था, लक्ष्मण का स्वभाव अलग था, लेकिन वे अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, भाई भाई थे, लेकिन मित्र थे। मित्रता किसी के साथ भी हो सकती है। बेटे की पिता के साथ मित्रता हो सकती है, भाई की भाई के साथ मित्रता हो सकती है, बहन की भाई के साथ मित्रता हो सकती है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और सांस दिलाना। तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। दृढ़ चित्त और संकल्प हो सकता है। तो इसकी बच्चे क्या करनी है? व्याख्या करनी है।
उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। शुक्ल जी कहते हैं कि सहायता करना, उत्साहित करना व मनोबल बढ़ाने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, परिश्रमी हो, सत्य कर्तव्यनिष्ठ संकल्प लेने वाला हो। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमसे भी अधिक सत्यनिष्ठ और कर्तव्यशाली हो। ठीक है, तो भाई एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा की ट्रेन छूट रही थी। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चलती है तो वह लड़का पीछे पीछे ट्रेन के दौड़ता है, लेकिन वह रुकने ही वाला था। वह उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं अब ट्रेन पकड़ूंगा, वह रुकने ही वाला था। लेकिन खिड़की से एक सरदार कहता है कि मुंडे तुम पकड़ सकते हो, ट्रेन पकड़ सकते हो, ट्रेन जल्दी से पकड़िए, तुम पकड़ सकते हो। और उस सरदार की बात सुनकर के लड़का तेजी के साथ दौड़ता है और वह ट्रेन में सवार हो जाता है और अपने गंतव्य पर पहुंचता है। तो बेटे अच्छे जो मित्र होते हैं वह कैटालाइसिस का काम करते हैं, वह उत्प्रेरक का काम करते हैं, हमारे जीवन की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, हमें उन्नति के शिखर पर लाते हैं। अगर सरदार जी ये ना बोलते कि आप ट्रेन पकड़ सकते हो, आप ट्रेन पकड़ ही लोगे, तो वह बच्चा वहीं पर छूट जाता, उसका पेपर छूट जाता या उसका कुछ भी हो सकता था। लेकिन वह बच्चा हिम्मत दिखाता है और ये महसूस करता है जब सरदार जी इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मैं ट्रेन पकड़ सकता हूँ तो मैं पकड़ सकता हूँ, तेजी से दौड़ता है और ट्रेन पकड़ता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो बेटे ये हमारे अंदर ये दोस्तों के द्वारा हमारे अंदर ये प्रेरणा आती है। अधिक साहसी परिश्रमी इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हो उसके साथ ही हम दोस्ती करें और फिर उसका साथ इस प्रकार देना चाहिए। वनराज सुग्रीव ने श्री राम का आश्रय ग्रहण किया और फिर उनका साथ नहीं छोड़ा। कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, मित्र का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसका समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान हो, जो निष्कलंक व निष्कपट हृदय वाला ना हो, स्वभाव से मृदु हो, परिश्रमी हो, सभ्य आचरण वाला हो, सत्यनिष्ठ हो अर्थात सत्य का आचरण करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हमें उससे कोई भी प्रकार का धोखा नहीं मिल सकता। धोखा तब आपको नहीं मिलेगा जब आप किसी को धोखा नहीं देंगे। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिलना तय है। मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। सच्चे मित्र का कर्तव्य वह है जो अपने मित्र में निम्नलिखित गुण अवगत कराए: शिष्ट आचरण, सत्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दे, आलस्य को छोड़कर उद्यमी बनने में सहयोग करे और बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लाएं। तो ऐसे मित्र आपको बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सच्चे मित्र के जो गुण बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में, जिसका नाम है मित्रता, काफी अच्छे से समझाया गया है। हमें किस प्रकार के मित्रों को महत्व देना चाहिए? जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठा हो और शुद्ध हृदय वाले हो, मृदु, पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, साथ ही विश्वास पात्र भी हो। हमें ऐसे मित्रों को महत्व देना चाहिए। संकट की घड़ी में बेटे मित्र की पहचान होती है। तो सुखों में मित्र हमारे साथ होते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में जो हमारे साथ हो उसको ही हम सच्चा मित्र कहते हैं। ठीक है, उसको ही हम सच्चा मित्र कहते हैं। तो भाई ये एक व्याख्या लिखी हुई यहाँ पर है। और रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, तो यहाँ पर ये युवती ममता आई है। तो क्या ये जो चैप्टर का यहाँ पर गद्यांश लिखा हुआ है, क्या ये मित्रता चैप्टर से है? तो ये मित्रता चैप्टर से नहीं है, ये ममता चैप्टर से है। साफ साफ यहाँ पर ममता लिखा गया है। यहाँ पर युवती की बात हो रही है। ठीक है, मित्रता युवती से हो सकती है, लेकिन ये मित्रता चैप्टर का ये गद्यांश नहीं है, ये ममता चैप्टर का गद्यांश है। और ममता चैप्टर किसने लिखा है बेटे? ममता चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं बेटे? छायावाद युग के
जनक माने जाते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है बेटे, जिसका क्या नाम है, बहुत महत्वपूर्ण कृति है, जिसका नाम है कामायनी। कामायनी है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब इनके क्या है, ये इनके नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद ने ममता चैप्टर लिखा है। सोन नदी के तीव्र गंभीर प्रवाह को देख रही ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन नदी के समान ऐसे उमड़ रहा था। मन में वेदना, आंखों में पानी, बरसात, सुख के शयन कट में विकल बैठी हुई चूड़ामणि अकेली दुहिता थी। यह जो ममता थी बेटे, ये एक सेनापति होते हैं चूड़ामणि, उनकी एक बेटी थी जो जिसका विवाह बचपन में ही कर दिया गया था और इसके पति मारे गए थे और ये विधवा थी, हिंदू विधवा। पहले क्या होता था बच्चे, जो विधवा होती थी उसका खाना पीना, रहन सहन सब अलग कर दिया जाता था। गांव के अलग कोने में उसको रखा जाता था और उससे कोई बात नहीं करता था। उसको बहुत कलंकित, बहुत अशुभ उसको मानते थे। उसका कोई मित्र नहीं होता था, उसका कोई झूठा नहीं खाता था, उसके साथ कोई नहीं बैठता था, उसको बहुत अपवित्र मानते थे। ठीक है, तो इसका जीवन कैसा होता होगा जो समाज से बिल्कुल अलग कर दी जाती थी। एक तो विधवा, एक तो उसे उस बात का दुख है, दूसरा समाज उसको बिल्कुल अकेला था। समाज उसको अपने साथ समाज नहीं लगाता था। समाज उसको बिल्कुल अलग दृष्टि से देखता था, हे की दृष्टि से उसको देखता था। तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी वेदना होती होगी। ऐसा रियल में बच्चों हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद एक विधवा की वेदना इस चैप्टर में हमको बताते हैं। और चैप्टर है ममता, और ममता एक कहानी विद्या की ये रचना है ममता। तो ममता एक सोन नदी के तट पर बैठी हुई युवती है और उसका जो है विवाह बचपन में ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो युवावस्था ग्रहण करती है, यौवन ग्रहण करती है, तो उसके पति एक्सपायर हो जाते हैं, वह विधवा हो जाती है। उसका रहन सहन, खान पान सब अलग हो जाता है और वह सोन नदी के तट पर बैठी है। और जो लेखक है उसके यौवन का वर्णन करते हैं, जैसे लहर लेकर के नदियां चलती है, उफान लेती है, ऐसे ही ममता का यौवन भी बिल्कुल अपनी सीमा पर है। लेकिन क्या करे, वह बिल्कुल व्याकुल है और वह आपको तुच्छ और निराश प्राणी मानती है, क्योंकि यह विडंबना है। समाज ने उसको एक कुंठा के नाम से घोषित किया है और उसका दर्जा अलग दे दिया गया है, उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। उसका जीवन किस प्रकार का है, कैसी वेदना उसके अंदर है, यह इस कहानी में, ममता कहानी में जयशंकर प्रसाद ने दर्शाया है। बच्चों को इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा घटना का चित्र इन्होंने किया है यहाँ पर। एक विधवा के लिए कैसा जीवन होता है, समाज के जो ताने देते हैं, कैसे ताने उसको मिलते हैं। अगर आपको कोई कह दे 2-3 बार आपके घर वाले कि भाई पढ़ाई कर रहा है और आप फेल हो जाओगे, आपके नंबर नहीं आएंगे, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप 4-10 दिन तक अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं करोगे। लेकिन बार बार उसको ताने मिलते हैं इस बात के, तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति मारे गए हैं, तो कितना कष्ट होता होगा बेटे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए क्या करेंगे बेटे, संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे, उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, फिर इसका लिखेंगे प्रसंग। इसमें एक ये वेदना बताई गई है। कमेंट बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, और नए नए स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं। भाई वेलकम है आपका बच्चों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप जोड़ करके रखिए। ये बताइए कि यहाँ पर द ब्रेन ब्रिज एक चैनल है जिस पर हिंदी क्लास, बहुत सुपर हिट क्लास यहाँ पर चल रही है। और दावा है बच्चों, बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे 70 नंबर आपके आएंगे और 30 नंबर वहां से मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर आपके हिंदी में भी हो गए। हिंदी को भी हम सीरियस लेकर के चलेंगे, इंटरेस्टेड बनाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप, और जितना समय आप फिजिक्स केमिस्ट्री में देते हैं, और इतना ही समय अगर थोड़ा सा इसका 1/2 भी आप समय देंगे, 1/4 भी समय देंगे, हिंदी में बेटे पूरे नंबर आएंगे, ये दावा हमारा है।
और अनुभव रहा है इस बात का, इसलिए यहाँ पर खुले मंच पर हम ये घोषणा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो यह जो चैप्टर है ये ममता, और यहाँ पर किससे लिया हुआ है, ये लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो एक विधवा के जीवन की कहानी, वेदना, पीड़ा इस चैप्टर में बताई गई है। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है बेटे? जयशंकर प्रसाद है। तो ये बेटे ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आज ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेपर के टाइम में आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पर जयशंकर प्रसाद आएगा वहां पर रामधारी सिंह दिनकर लिखेंगे, जहां पर रामधारी सिंह दिनकर आएगा वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे, तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए आज ही आप इसको याद रखें। ममता चैप्टर किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। मित्रता चैप्टर किसने लिखा है? रामधारी सिंह, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर नए नए स्टूडेंट आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं, अपने क्लास में अपने सहपाठियों को बताइए। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच भी मित्रता होती है, तो इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। आप भी कुछ मदद करिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की ममता में यौन की सोन नदी के प्रबल वेग से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव के उफान पर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। ममता रोहतास, क्या है ममता? रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है, जो कि बाल विधवा है। ममता क्या है बेटे? बाल विधवा है। किसकी पुत्री है ममता? ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संपन्न है, कोई कमी नहीं है बेटे, क्योंकि ये बहुत बड़े घराने की लड़की है लेकिन विधवा है। तो भौतिक सुख सब कुछ है, यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भौतिक सुख है। साधनों से संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन के कष्ट सत्य को अभिशप्त रूप से झेलने के लिए विवश है। उसके मन मस्तिष्क में दुख रूपी आंधी तथा आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी स्थिति कांटों की सैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है, अर्थात जिस प्रकार कांटों की सैया पर सोने वाले व्यक्ति को हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार ममता भी भीतर से व्याकुल है। क्या व्याकुलता है बेटे? किसी प्रकार की घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक वेदना है, एक पीड़ा है। रग रग में सोंजे गम है, आंसू निकल रहे हैं, बारिश भी हो रही है और घर भी जल रहे हैं। तो ऐसी वेदना बच्चे यहाँ पर है। क्या वेदना है? सब कुछ होने के बावजूद भी विधवा होने के कारण जो टीस मन में है, जो पीड़ा मन में है, वह किसी से छिपी नहीं है और किसी को बताई नहीं जाती है। ऐसी वेदना यहाँ पर ममता जो विधवा है उसको यहाँ पर मिली है। उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है? हिंदू विधवा की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह बताई गई है, भयंकर बताई गई है। इससे पीड़ा की बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है, जो हिंदू विधवा की पीड़ा बताई गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी वह यातनाओं को सहन करती है। गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति को दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताई गई है जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता। तरह तरह के दुख सहने पड़ते हैं, समाज के तिरस्कार और जो ताने होते हैं वह सहने पड़ते हैं। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्य प्राणी कौन है? निराश्य प्राणी कौन है? गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्य प्राणी हिंदू विधवा है। हिंदू विधवा क्योंकि हिंदू विधवा समाज में विधवा को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसका दुखी, उपेक्षित और निराश्रित अनाथ प्राणी के समान होता है। इस कारण वह अपने जीवन
को भार समझने में विवश हो जाती है तो वह अपने जीवन को भार समझती है। ऐसी ये सामाजिक कुरीतियां एक तरीके से है। पहले कुरीतियां थी सती प्रथा, जिसका अंत राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। क्या थी सती प्रथा? जैसे किसी का पति मर जाता था तो उसको समाज के लोग कहते थे कि इसको भी पति की चिता के साथ ही जला दिया जाए। तो जिंदी महिला को चिता में जला दिया जाता था बच्चों। वह चीखती रहती थी, वह चिल्लाती रहती थी, पति मर गया तो उसका क्या दोष है, उसको फेंक दिया जाता था चिता में के हवाले। तो ऐसी ऐसी कुरीतियां समाज में थी। धीरे धीरे बच्चों सुधार हो रहा है। ठीक है। तो आज के समय में जो विधवा होती है उनकी शादियां हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पहले ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही है जो दिल दहलाने वाली घटना थी। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। वह अपने यौन के समान उमड़ते सोन नदी के तेज बहाव के निर्हार रही थी। उसके लिए भौतिक सुख साधनों का अभाव नहीं था, किंतु विधवा होने के कारण वह अंतस्थल में व्याकुल रहती थी। सब कुछ होने के बावजूद भी वह व्याकुल रहती थी। और पहले क्या होता, जो विधवा होती थी उससे कोई शादी भी नहीं करता था, उसको बिल्कुल अशुभ बच्चों माना जाता था एक तरीके से। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां शहंशाह था या साधारण मुगल। तो बच्चों क्या होता है इसमें, ममता के पास एक दिन एक सैनिक आता है, अश्वरोही सैनिक आता है और वह उसकी कुटी में रुकता है। गांव के बाहर इसकी कुटी थी, वहां पर रुकता है, आश्रम उसके साथ रुकता है वहां पर। और वह आश्वासन देता है कि मैं सरकारी आदमी हूँ और मैं आपका जो ये झोपड़ी है इसको एक महल में बना दूंगा। वह अपनी झोपड़ी से बहुत लगाव रखती थी और ये सोचती थी कि काश यहाँ पर भी एक घर बन जाए और जिसमें मैं शांति के साथ रहूं। तो वह अश्वरोही उसको विश्वास दिलाता है कि मैं यहाँ पर सरकार से कहूँगा और यहाँ पर घर बन जाएगा। लेकिन जब ममता का अंतिम समय आता है और वह अश्वरोही उसको दिखाई देते हैं, सैनिक राजा के सैनिक दिखाई देते हैं, तो ममता मन ही मन ये कहती है कि अब इस झोपड़ी में चाहे घर बने या भवन बने, चाहे महल बने, मैं तो इस झोपड़ी को छोड़ करके जा रही हूँ। मुझको दुनिया ने क्या दिया, केवल पीड़ा, मात्र पीड़ा दी। अब यहाँ पर झोपड़ी से मैं बहुत लगाव रखती थी, इसके आंगन में मैं खेली हूँ, बड़ी हुई हूँ, लेकिन इस झोपड़ी को छोड़ करके आज जाना पड़ रहा है। तो सबको बेटे छोड़ करके जाना पड़ता है, ये संसार है। किसी का कितना बड़ा घर हो, सब छोड़ करके उसको जाना होता है। प्रसाद जी कहते हैं कि मरणासन पड़ी ममता ने अश्वरोही सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इस झोपड़ी में रात बिताने वाले व्यक्ति ने एक सैनिक को यहाँ पर घर बनवाने के लिए कहा था। मैं इस झोपड़ी को खोने के भय से पूरी जिंदगी डरती रही, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। मैं जब तक जिंदा रही तब तक ईश्वर से इससे बचाए रखने की मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम चाहे मकान बनवाओ या महल, मैं तो मृत्यु की गोद में चिर विश्राम करने जा रही हूँ, जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। तो भाई एक वेदना बताई गई है किसकी, एक विधवा की, जयशंकर प्रसाद ने। तो छायावाद के कवि हैं ये और छायावाद के लेखक रहे हैं। कितनी मार्मिक घटना का इन्होंने यहाँ पर चित्रण किया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आप अपने आंसुओं को आप रोक नहीं पाएंगे। वह आजीवन क्यों भयभीत रहती थी, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था? ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही क्योंकि पता नहीं कब उसकी झोपड़ी को गिराकर महल बनाने का आदेश दे दिया जाए और उसके सामने रहने की समस्या आ जाए। वह जीवन भर अपनी झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी। और जब उसका अंतिम समय आता है तो वह सैनिक को कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, अब यहाँ पर झोपड़ी बने या महल बने मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलिए अगली व्याख्या की तरफ हम चलते हैं। यह नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में। तो भाई देश काल की यहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर क्या कोई मित्रता की बात हुई है? नहीं। क्या ममता की बात हुई है? किसी विधवा की बात हुई है? नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है? नैतिक आध्यात्मिक स्रोत, अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश की यहाँ पर बात हुई है। हमारा सौराष्ट्र रहा है, हमने मूर्त रूप को अपने जीवन में हंसते हंसाते दिलाकर, हमारी सूखी हड्डियों ने नई मज्जा डालकर खिलखिलाकर अमर तत्व सत्य के लिए, इसी देश के लिए, देश की बात यहाँ पर आई है। तो ये किस चैप्टर का हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं किस चैप्टर का हो सकता है ये? तो भारतीय संस्कृति नामक ये चैप्टर का है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने चैप्टर लिखा है कौन सा? भारतीय संस्कृति। तो ये इस चैप्टर से लिया गया है। तो इसकी संदर्भ से तो व्याख्या करेंगे, लिखेंगे यह हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। और राजेंद्र प्रसाद 1950 से 26 जनवरी 1950 से 13 मई 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति रहते हैं बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो बिहार के छपरा विधानसभा सीट से के रहने वाले थे। छपरा के बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर जो द्वितीय राष्ट्र कवि है, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं। तो ये महात्मा गांधी और ये सब कुछ आया हुआ है। ये किस चैप्टर का है? भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर का है। किसने लिखा है बेटे? ये लिखा है किसने? ये लिखा है भाई जो है आपके कौन राष्ट्रपति रहे हैं, और जिनको कहा गया है, क्या कहा गया है? जिनको कहा गया है बेटे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीएचडी भी इन्होंने की थी बेटे, पीएचडी ये करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये वकालत भी करते हैं। लेखक ने अमृत तत्व का स्रोत किसे बताया है? लेखक ने अमृत तत्व का स्रोत भारतीय संस्कृति को बताया है। भारतीय संस्कृति को बताया है अमृत तत्व का स्रोत। मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है? मानव मात्र के लिए वर्तमान में सत्य और अहिंसा का अमृत आवश्यक हो गया है। प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रजातंत्र से आशय है व्यक्ति की वह पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह स्वयं का संपूर्ण विकास कर सके और साथ ही सामूहिक तथा सामाजिक एकता को भी विकसित कर सके। तो भाई किस चैप्टर का है ये? और कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, देखते हैं चलिए क्या क्या बच्चे बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो चेतन राजपूत जी शेयर कर रहे हैं वीडियो को यहाँ पर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये तो वीडियो आपकी हमारी आज की इतनी ही रही है। ये कल इसका सेकंड पार्ट आएगा बच्चों, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई व्याख्या या कोई संस्कृत का टॉपिक या कोई भी चीज आपकी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों आपसे, और आपके पूरे नंबर आएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।